फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में 9 अगस्त को ऑफिशियल नोटिस एक बीटीयूपी की तरफ से जारी हुई, जो आपके ऑनलाइन माध्यम से अर्थात ऑनलाइन एग्जाम को लेकर है। देखिए दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अगर आपके दिमाग में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर टेंशन है, कन्फ्यूजन है, आप घबराए हुए हैं, तो कोई कन्फ्यूजन, कोई घबराहट अब नहीं रह जाएगी अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम को लेकर आप बहुत परेशान हैं, एग्जाम कैसे देंगे, क्या वो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा अगर कोई सामने आ गया, या फिर क्या कह सकते हैं कि कोई आवाज़ आ गई या फिर कैमरे में सही से नहीं हुआ तो क्या हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टूडेंट का। जैसे एकेटीयू का एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे स्टूडेंट, लेकिन अब वो आसानी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार आप भी एग्ज़ाम दे पाएंगे अगर आप पूरी चीज़ों को समझ लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं पॉइंट की तरफ चलता हूँ, आप बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा बस। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो आपका 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसकी विस्तृत जानकारी अर्थात कैसे कैसे एग्जाम देंगे मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं, बिल्कुल आप पॉइंट यहां पर समझ लीजिए। पहले आपको ये पता है कि अंतिम सेमेस्टर के अगर स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर के हैं या वार्षिक के, आप सभी का पेपर जो होगा वो 50 MCQ क्वेश्चन होंगे। दूसरा 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा, किसमें, अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, वार्षिक हैं या सेमेस्टर के हों। दूसरा पॉइंट है, जो इसके अन्य छात्र हैं, इनको छोड़कर, फाइनल ईयर को छोड़कर, जो सेमेस्टर के हैं या वार्षिक स्टूडेंट हैं, ठीक है, वार्षिक हैं मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत जो स्टूडेंट होते हैं, या फिर आपके सेमेस्टर के हैं, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उनके 25 MCQ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट के। और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, अर्थात 60 मिनट का, आपको 60 मिनट का समय 1 घंटे का दिया जाएगा। ये चीज़ आपको पता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और प्रत्येक प्रश्न आपके एक ही सही होंगे, अर्थात आपको ए बी सी डी इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक आपको टिक करना, एक सही होगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए छोटी बात है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, इसको आप देखकर घबरा सकते हैं कि ये बहुत, इसमें डिटेल में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुरंत एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। ये जो पॉइंट आपको लिखा है, बस इतना लिखा है कि आप सभी के पास अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ठीक है, तो उसके पहले आप इंटरनेट की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें, अर्थात ऐसे स्थान पर बैठे जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था सही से हो, नेट आपका चलता हो, ठीक है। मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, आप घबराइए नहीं, पॉइंट समझ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को अपने परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रॉक्टर्स की देखरेख में होगी। देखिए, प्रॉक्टर्स क्या है कि आपको कैमरे के माध्यम से वो आपको देखता रहेगा कि आप कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और बार बार अगर आप ज़्यादा इधर उधर करते हैं तो वो कैमरा क्या करता है कि, मतलब वो जो प्रॉक्टर्स देखते रहते हैं, ठीक है, वो आपको तुरंत मैसेज करने लगते हैं, एक वार्निंग आने लगती है कि आप मतलब आप कैमरे की तरफ देखें और इधर उधर ज़्यादा ना देखें, ये चीज़ आने लगता है। लेकिन उसके लिए घबराइए नहीं, समझिए पहले बात को। तो वहाँ पर यह है कि आपके पास इंटरनेट व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप जो वहाँ पर एग्जाम जहाँ दे रहे हैं, वो वहाँ पर कोई शोर शराबा या अन्य कोई व्यक्ति ना आए। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। देखिए, पहला पॉइंट ये है कि माइक्रोफोन, एक आपका दोस्त क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आप बोलेंगे उधर उनकी आवाज़ उनको सुनाई देती है, ये आपका माइक्रोफोन उसमें होना चाहिए। दूसरा आपका कैमरा, तो माइक्रोफोन कैमरा वो वेरीफाई करेगा, जब मॉक टेस्ट आपका भी होगा तो उस मॉक टेस्ट में कैमरा और माइक्रोफोन वेरीफाई करेगा, तभी आपको आगे सारा प्रोसेस हो पाएगा। तो जो मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर किसी से भी एग्जाम देंगे तो उसमें माइक्रोफोन और आपका कैमरा दोनों उसमें लॉगिन, मतलब उसमें दोनों क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में समझ में आ जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब एक पेपर आप दे लेंगे दोस्त, या मॉक टेस्ट आप दे लेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एकेटीयू के छात्र बहुत परेशान थे, लेकिन जब एग्जाम हो गया, 2-4 स्टूडेंट दे चुके, जब फाइनल ईयर के देने लगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई और सारी चीज़ें समझ में आने लगी। ये दूसरा पॉइंट ये आपसे कह रहा है कि अगर आप एग्जाम देंगे तो आपके सामने आपका जो फेस है वो कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर का मतलब आपका फेस जो है वो उनको प्रॉक्टर्स को दिखना चाहिए, अंधेरे में आपको बहुत नहीं बैठना, कम से कम ऐसे स्थान पर बैठे जो आपको चेहरा दिखे, ठीक है। ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपको लाइट अपने चेहरे पर लगाना है ना, लाइट नहीं लगाना, बस आपको चेहरे पर आपके थोड़ा प्रकाश होना चाहिए जिससे आपका चेहरा उनको दिखे, अंधेरे में नहीं बैठना है। दूसरा ये कह रहे हैं दोस्त कि समस्त अन्य छात्र छात्राएं अपने घर या फिर साइबर कैफे या अपने संस्थान में उपस्थित होकर यहाँ पर जो मैं कह रहा था आपसे कि कैमरे वाले मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर इत्यादि से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना अनिवार्य है। कैमरा माइक्रोफोन का मतलब समझ रहे हैं, जो आपका मोबाइल है उसका कैमरा, और दूसरा जो माइक्रोफोन है, अर्थात जैसे आप बोलते हैं तो उधर उनको आवाज़ जो सुनाई देती है वो माइक्रोफोन है। चूंकि माइक्रोफोन से वो पता कर पाते हैं आपके पास आस-पास कौन है, और कैमरा से वो आपके सामने, मतलब आपको देखते हैं, अदर कोई आ जाएगा तो वो तुरंत कैच कर लेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि आपके कैमरे के सामने कोई व्यक्ति ना आए, और दूसरा उनको आवाज़ ना सुनाई दे। साइड से कोई भी स्टूडेंट, अदर जो आपका
दोस्त है, फ्रेंड है, वो देख सकता है, बट ये रहे कि उनकी आवाज़ और दूसरा पॉइंट उनके कैमरे के सामने मतलब वो ना आए, अन्यथा आपका प्रॉक्टर्स बहुत दिक्कत कर सकता है। ये चीज़ रहेगा, पहले आपको वार्निंग देता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आपके एग्जाम को कैंसिल कर देगा, पहले वार्निंग देगा। और खासतौर जैसे आप मोबाइल से आप मोबाइल सामने नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सारी व्यवस्था आप समझिएगा, धीरे धीरे पॉइंट समझिए, अन्यथा छात्र के ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। कुल मिलाकर अगर आप ऐसे मोबाइल फ़ोन का यूज करें जिसमें कैमरा और माइक्रोफोन नहीं होगा तो आप भाग उसमें नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब मॉक टेस्ट आप देंगे तो उसमें दोनों चीज़ वेरीफाई पहले करेगा, कैमरा और माइक्रोफोन। जैसे एकेटीयू छात्रों को होगा, कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा बीटीयूपी ने एकेटीयू की जो इन्फॉर्मेशन थी या जैसे एकेटीयू ने एग्जाम कराया पूरा का पूरा उसी को कॉपी कर रहा है और उसी तरह एग्जाम कराएगा। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, जैसे एकेटीयू छात्रों ने एग्जाम अपना दिया और सबका एग्जाम अच्छे से हुआ, आपका भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि जहां आप बैठेंगे वो कुर्सी में साफ होना चाहिए, वहां पर आप बैठें। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लिखी हुई, बस इतना है कि जहां बैठे आप साफ सुथरे स्थान पर बैठें और बहुत ज़्यादा मतलब पेन कापी पेंसिल वो सारी चीज़ें ना हो, ये चीज़ इनका कहने का मतलब है। और आप नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको प्रॉक्टर देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जिसके आसपास मेज दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए नोटिस में कुछ ज़्यादा ही आपको घबरा दिया गया है, आप इसमें बिल्कुल आपसे ये कहा जा रहा है। देखिए बात इतनी से कि आप जानते हैं टेक्निकल स्टूडेंट इंजीनियर स्टूडेंट दिमाग बहुत लगाते हैं, ये आपको पता है ना, हम लोग बहुत दिमाग इस चीज़ को लगाते हैं, तो इसलिए इन्होंने नोटिस में इतनी सारी चीज़ें लिख दी कि आप बिल्कुल घबरा जाए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको जो जो पॉइंट कह रहा हूँ कि आपका फेस उनको दिखना चाहिए, दूसरा आवाज़ आपको वहाँ उधर नहीं जानी चाहिए, कैमरा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ रहेगा, अर्थात आपको वार्निंग उसमें आता है। देखिए और यह पर कहा जा रहा है दोस्त, ये देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए, संगीत या टेलीविज़न या ध्वनियों की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और ये नहीं है कि संगीत और टेलीविज़न के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कि बोलेगा, ठीक है, और आप भी बहुत तेज़ उसमें बोलेंगे तो आपको वार्निंग देगा। एकेटीयू में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, घबराना नहीं है, पेपर अच्छे से हो जाएगा। मेरा बस इतना आपसे बताना है कि जो कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय बस यही रहे कि आप अपने मन में उसको पढ़िए। बहुत तेज पढ़ने का मतलब वो ये प्रॉक्टर समझता है कि इनके साइड में कोई दोस्त इनका बैठा हुआ है और उस क्वेश्चन को वो पढ़ा रहे हैं और उस क्वेश्चन को वो आंसर इनको बता रहा है, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि आपको आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं बोलना है। क्वेश्चन को आप देखिए, साइड से कोई दोस्त पढ़कर आपको बता सकता है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं इस चीज़ का, है ना। तो समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी होंगी, ये आपको पता है, एमसीक्यू आधार पर ऑनलाइन मोड में संपन्न कराई जाएंगी, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये पूरी कहानी क्या लिखी हुई है, ये पूरी कहानी क्या लिखी हुई है दोस्त, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बता रहा हूँ, इसको मैं ये बता रहा हूँ कि आपका अगर ऑनलाइन स्पीड जो आपका इंटरनेट का है अगर उचित नहीं है तो उनका कहने का मतलब है पहले तो उचित कर लीजिए, अगर आपका नहीं है तो समस्त परीक्षाओं को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। किसी असुविधा में बचने के आवश्यक है कि वो उचित इंटरनेट की व्यवस्था रखें। यदि किसी छात्र की इंटरनेट के किसी कारणवश 15 मिनट या उससे अधिक देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः शामिल होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर आपका मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है या हो एकेटीयू में कुछ छात्रों के साथ हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जैसे कि एग्जाम आप दे रहे हैं और आप एग्जाम देते समय ही आपका मान लीजिए इंटरनेट कट गया कनेक्शन, तो वो क्या होगा, एग्जाम वहाँ से कैंसिल हुआ, तो आपको लगेगा कि अब कैसे क्या करें, तो आप पुनः उसको जाकर फिर से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट या उससे देर तक अगर बाधित रहता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पुनः आप लॉगिन कर सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम से आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब इंटरनेट कैंसिल होने पर फिर से आप कनेक्शन करके इंटरनेट का आप लॉगिन कर सकते हैं। इंटरनेट सही होने पर पुनः परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे इस चीज़ का कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुरक्षित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है और अनुरक्षित प्रश्नों में से प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना छोड़ रखा है और परीक्षा की उचित सूचिता बनाए कर लिए गए या निर्णय लिया गया कि सभी छात्रों से अनुरोध है कि वो इंटरनेट की समुचित व्यवस्था रखें और वैकल्पिक। कहने का मतलब अगर आपका इंटरनेट वहाँ पर कनेक्शन टूटता है तो वो क्या होगा, जो आपने क्लिक किया था या फिर जो आपको पहले ऑप्शन दिख रहे थे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब जो ए था वो बी हो सकता है, जो सी था वो डी हो सकता है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उनका कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आप लॉगिन कर सकते हैं, बात इतनी सी है जो आपको पॉइंट समझना था यहाँ पर। अतः सभी छात्रों को उन्हें ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु परीक्षाओं में इंटरनेट और पावर बैकअप की
रखने के लिए, सुदृढ़ रखने के लिए छात्र छात्राओं के नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। अब देखिए पेपर सबमिट को लेकर क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले ही आपको लॉगिन करना है। अर्थात जैसे दोस्तों AKTU में क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए 9:30 से उनका एग्जाम है, 9:30 से इस समय जैसे AKTU में देखें तो 9:30 से उनका एग्जाम होता है और 11 बजे तक एग्जाम का टाइमिंग है 1.5 घंटे का। तो उनको 9 बजे ही लॉगिन करना होता है। कितने बजे? 9 बजे लॉगिन कर, मतलब 9 बजे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप लॉगिन रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपका 9:30 से एग्जाम है, देखिए आप ऐसा नहीं कि 9 बजे आप लॉगिन कर रहे हैं, आप 9:10 पर लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, लेकिन 9:30 ये कह रहे हैं कि 9:30 मतलब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 से आपका एग्जाम, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 9:30 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके आधे घंटे पहले ही आपको लॉगिन करते रहना है, जिससे कोई लॉगिन में दिक्कत आए तो आप प्रॉक्टर से उसको, आपको नंबर भी दिया जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे उस समस्या का हल करके आपको लॉगिन हो सके, ठीक है। इसलिए आधे घंटे पहले ही कहा जाता है कि आप उसको लॉगिन करें। घबराइए नहीं, सारी जो बातें होंगी वो आपके एग्जाम से मॉक टेस्ट होने के बाद सारी चीज़ें बातें क्लियर होती जाएगी। जब मॉक टेस्ट आप दे लेंगे, और कोई भी स्टूडेंट ध्यान रहे, मॉक टेस्ट आप सभी स्टूडेंट को ये ध्यान रहे, जब मॉक टेस्ट होगा आपने जरूर दीजिएगा, ठीक है, उसमें देरी नहीं करिएगा। और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए बताया गया है दोस्तों कि 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात पुनः ऑटो सबमिट का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर शेष छात्रों का जो पेपर होगा 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात स्वतः ऑटो सबमिट हो जाएगा, और 15 मिनट में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब आपका जो पेपर है फाइनल ईयर का वो 1 घंटा 1.5 घंटे का पेपर है। कितने घंटा? 1 घंटा 30 मिनट का। तो उनका पेपर जो है, अगर आप 1 घंटा 30 मिनट का है तो इस पेपर के दौरान अगर 1 घंटे 30 मिनट के बाद भी आप फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक 1 घंटे 45 मिनट मतलब 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। लेकिन इस 15 मिनट में आप सोचें कि कोई ऑप्शन में सही कर लूँ या अदल बदल कर लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये 15 मिनट ऐसे ही खुला रहेगा, ऐसे ही चलेगा, और 15 मिनट के बाद ऑटो सबमिट हो जाएगा। लेकिन ऑटो सबमिट का आपको वेट नहीं करना है। जब 1 घंटा 30 मिनट हो तो आप उसके दौरान आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इनका यह है कि अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो मैं 1 घंटा 45 मिनट बाद खुद मैं ऑटो सबमिट कर लूंगा। कौन? प्रॉक्टर, मतलब जो आपका ये करा रहा एग्जाम, वो आपका BTUP ये ऑटोमेटिक सबमिट कर लेगा। लेकिन उस 15 मिनट, 1 घंटा के 30 मिनट के बाद जो 15 मिनट बचा उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें आपका कुछ नहीं, चूंकि पेपर जो है 1.5 घंटे का है। सेम उसी प्रकार जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं उनका पेपर 1 घंटे का है, 1 घंटे का है। तो इस पेपर में 1 घंटे में क्या है कि 1 घंटे 15 मिनट अर्थात 1 घंटे का पेपर जो है, 1 घंटा आप पेपर देंगे, और अगर 1 घंटे के पेपर के दौरान आप जिसे मान लीजिए 1 घंटा आपका हुआ, आपको लग रहा है कि 59 मिनट हो चुके हैं, अब मुझे फाइनल सबमिट कर देना चाहिए, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा, आप ऑटो सबमिट करिए, तो वो ऑटो सबमिट जो होगा, वो जो खुद करेंगे, वो 1 घंटा 15 मिनट के बाद वो आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट में आपको किसी भी प्रश्न में, मतलब उस 15 मिनट के बीच में, उस 15 मिनट में कोई भी प्रश्न आप बदल नहीं सकते। 1 घंटा ही समय आपको एग्जाम का दिया जाएगा, उसी में कुछ कर सकते हैं। 15 मिनट ऑटो सबमिट के लिए है, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए दोस्त, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन परीक्षा में सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ऑनलाइन आपकी परीक्षा हो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए आपका यूराइस पोर्टल पर उपलब्ध जो आपने ईमेल और मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक URL आएगा, URL, ठीक है। उस URL से क्या करेंगे, यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। आपको एक यूजर ID मिलेगा, ठीक है, उस ईमेल पर आपको एक यूजर ID मिलेगा और दूसरा आपको पासवर्ड मिलेगा। इस यूजर और पासवर्ड, यूजर ID और पासवर्ड से ही आप लॉगिन कर पाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। तो इस यूजर ID और पासवर्ड को आपको लिख के रखना है। ये चीज़ बताया जा रहा है कि 4 से 5 बार फोटोग्राफ लिया जाएगा सॉफ्टवेयर द्वारा। प्रत्येक छात्र छात्रा जो है उनका 4 से 5 बार फोटोग्राफ लिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बता रहे हैं, ठीक है। और जिसका परिषद के अभिलेख द्वारा मिलान किया जाएगा, उसके फोटोग्राफ को भी संस्था में वेरी किया जाए। कुल मिलाकर आपके फोटो, आपको सेल्फी ली जाएगी, आपका 4 से 5 बार फोटो लिया जाएगा, देखा जाएगा आप हैं या कोई अन्य है जो आप एग्जाम में बैठेगा, उसका आपका फोटो भी चाहिए ना, तो आपका फोटो लेंगे और उसको कॉलेज में भी वेरीफाई किया जाएगा, जो कॉलेज में फोटो है क्या वही है या फिर आप कोई और हैं। इसलिए छात्र छात्रा का अपनी आपकी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी सत्यापित करना होगा। सारी चीज़ें कॉलेज के माध्यम से आपको बताई जाएगी, परेशान मत होइएगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसे वह
वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। ये सारी प्रोसेस आगे आपको होगी जब एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा का मॉक टेस्ट भी देगा। कुल मिलाकर मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा, तभी आप क्लियर हो पाएंगे कि आप हैं या नहीं। जब आप हैं तो आप आगे एग्जाम में बैठेंगे, तो मॉक टेस्ट तो आपके लिए आवश्यक है ही, और उसी से आप समझ पाएंगे कि एग्जाम कैसे होना है। नेक्स्ट, समस्त छात्र छात्रों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन पेपर के संबंधित समय कोई भी समस्या आपको ना हो और समय पर संबंधित सूचना आपको मिल सके। कुल मिलाकर आपको जो यूजर आईडी है और आपका यूजर आईडी नहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी और का यूजर आईडी और मोबाइल नंबर डाला है जिससे कोई अपडेट आए तो आपको मिले ही ना। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। और यहाँ पर क्या है दोस्त कि अपना ही उसमें डालिएगा। ठीक है, और समस्त छात्र छात्राओं का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ यहाँ बताया गया कि जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर का जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें बताया गया केवल जो अंतिम वर्ष के हैं एवं वार्षिक परीक्षा के अंतिम वर्ष के हैं उन सभी का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 12 से 15 के बीच होगा, 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। और जो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट हैं केवल फार्मेसी के अंतिम वर्ष, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम अंतिम वर्ष की बात की गई है, अंतिम सेमेस्टर। और वार्षिक परीक्षा जो केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के अंतर्गत है उनका 12 से 15 के बीच है। और जो वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी के अंतिम वर्ष या फिर टूल एंड मोल्ड मार्किंग, ठीक है, इनके अंतर्गत जो स्टूडेंट है उनका 17 से 20 अगस्त के बीच यहाँ पर आपका पंजीकरण होगा। साथ में ये भी कहा गया दोस्तों कि जिनका सेमेस्टर है अर्थात द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर में है या फिर केवल क्या बात करें वार्षिक परीक्षा में केवल फार्मेसी के प्रथम वर्ष के छात्र की, तो इनका आपका 21 से 26 अगस्त के मध्य रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये सारी बातें जो बताई गई हैं दोस्तों ये आपके ऑफिशियल नोटिस में है, मैं इसको आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ये बताया गया ध्यान रहे कि सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और समय सारणी का कड़ाई से पालन किया जाएगा, अर्थात जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही यहाँ पर भाग ले पाएगा एग्जाम में। इस चीज़ का ध्यान रहे। ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थी द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब और अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में दिक्कत और साथ में गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर में पठन पाठन से बाधित कर दिया जाएगा। किसी भी तकनीक की समस्या होने पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे आप संपर्क स्थापित करके आप यहाँ पर मतलब उनको संपर्क सूत्र आपको दिया जाएगा, एक आपको नंबर दिया जाएगा, जिससे कोई भी समस्या आती है तो आप प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं परीक्षा से हेतु। साथ में ये कहा गया दोस्तों कि कृपया ध्यान रहे कि संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी, इसलिए आपको कोई भी गतिविधि नहीं ऐसी करनी है जो परीक्षा को शुचिता को बाधित करती हो, जो उस प्रॉक्टर्स द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के UFM के नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रॉक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं, अर्थात आपको प्रॉक्टर्स जो दिया जाएगा वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकेंगे। जब आप एग्जाम के दौरान आप मैसेज कर सकेंगे, अगर आपको इंटरनेट से कोई समस्या या आपका वहाँ पर नहीं चल रहा है तो आप मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर भी आपको दिया जाएगा, वहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अतः अवगत है कि संस्थान में अध्यक्ष सभी छात्राओं को अनिवार्य रूप से सूचित करने का कष्ट करें और सुनिश्चित कर लें कि आपके संस्था में अध्यक्ष छात्र छात्राओं ने उपरोक्त प्रक्रिया ससमय पूर्ण की है या नहीं। इसको कुल मिलाकर जो सुनील कुमार सचिव जी हैं उनके मुताबिक ये आपके प्रिंसिपल के प्रधानाचार्य सर को ये सारी अपडेट दी गई है। मैं आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया ये आशा करता हूँ ये चीज़ें आपने समझा होगा। घबराना नहीं, अपना आपको फेस दिखना चाहिए, आपके कैमरा और आपका माइक्रोफोन काम करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे। अगर आप दिमागदार हैं, आप थोड़ा टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो दिमागदार तो हैं ही, तो थोड़ा आप उसमें दिमाग लगा सकते हैं कि आपका कैमरा दिखना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए। दूसरे का ना दिखे, साइड से वो सारी चीज़ें देख सकता है और क्वेश्चन को आपको बता सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की आवाज़ नहीं चाहिए, इशारे से आपको सारे आंसर वो बता सकता है। ये वीडियो के लास्ट में अगर आपने देखा होगा यहाँ तक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मोबाइल को अगर आप डबल मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल को आप अपने फेस की तरफ जिससे आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें दीजिए और दूसरा मोबाइल आप टेबल पर नीचे रखकर आप भी उसमें सर्च कर सकते हैं और सर्च करके जो भी क्वेश्चन आपको लगे आंसर कर सकते हैं। जो थ्योरी बेस पे क्वेश्चन होंगे उसको तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे, जो न्यूमेरिकली होंगे उसको थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो तो बहुत लंबा हुआ, लेकिन अब क्या किया जाए, नोटिस बड़ी थी, 5 पेज की थी, बताना बहुत जरूरी था। धन्यवाद।